कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 21 दिनों का एक बहुत ही इंटेंसिव यूपीएससी का स्टडी प्लान मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास से जो स्टडी प्लान दूंगा वो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आज के सेगमेंट के लिए तैयार हैं पेन और पेपर के साथ सभी लोग? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आज की क्लास कमजोर दिल वालों ये वीडियो ना देखो, ठीक है? ये बड़ा ध्यान से एक वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं कि जो कमजोर दिल वाले हैं इस वीडियो को ना देखें। जिनको बहुत देर तक सोकर आईएएस बनने के सपने हैं, जो बहुत प्रेशर में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो इसको ना देखें। ये पहले मैं चेतावनी जारी कर दे रहा हूं। जिनके अंदर आग है कि हाँ मुझे जिंदगी में कुछ करना है, केवल वही इस वीडियो को देखें और आगे समझ लें कि उन्हें कैसे इसको फॉलो करना है। तो चलिए अब मैं बात करता हूं 21 दिनों के एक प्लान के बारे में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, या आप तेजी से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक प्लान लेकर आ रहा हूं। बहुत ही बैलेंस प्लान है कैसे हमें लेकर चलना, और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो कर पाते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। और 21 दिनों के प्लान के बारे में एक गंभीरता के साथ डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत ज्यादा चुनौतियां इसमें होती हैं। और जब हम चैलेंजिंग यानी चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियां हमें आंतरिक और बाहरी दोनों आती हैं। अगर आपको याद होगा, कल मैंने भगवत गीता के माध्यम से स्टूडेंट को अपनी इच्छाओं पर काबू करने का एक तरीका सिखाया था। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आप एक स्टूडेंट के अंदर बाहरी और आंतरिक लगातार दोनों मंच पे उसे लड़ना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हर पल बहुत सतर्क और बहुत ही ज्यादा एकाग्र और फोकस रहने की जरूरत है। इसके लिए कल मैंने आपको एक जो है वो थर्ड आई मेडिटेशन के बारे में बताया था। ओजांग आईएएस एकेडमी के इस मंच पे आपकी समस्याओं का एक सही समाधान दिया जाता है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। तो आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जिंदगी में जीतने के तरीके बता रहा हूं। मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको तरीके बताता हूं जिनको फॉलो करके आप अपने आप में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन स्पीकर में आपके अंदर अंदर की आग, आपके अंदर कोई कहानियां सुनाकर आपको मोटिवेट करके तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन सवाल है मैं आपको बताता हूं कि कैसे कर सकते हो। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जितने भी मजबूत दिल वाले हैं इस वीडियो को देखें ध्यान से। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आज मैं आपको वेल स्ट्रक्चर स्टडी प्लान बताने जा रहा हूं, और जैसे मैंने कहा मैं स्टडी प्लान बताने जा रहा हूं तो वैसे ही तुरंत मेरे पास फोन आता है, अरे बाबा कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, अरे बाबा। ठीक है, तो मैंने कहा कि आज का जो स्टडी प्लान है, इसीलिए मैंने पहले वैधानिक चेतावनी दे दी कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। यानी ये टाइम ब्लॉक्स जो हैं वो आपके 10 से 12 घंटा पर डे के हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन में अपना मास्टर स्ट्रोक मारना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आपको 10 से 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी जिन लोगों ने सुन लिया है और वो घबराहट हो गई है तो वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे मास्टर स्ट्रोक मारना है, इसमें लास्ट टाइम में मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, वो आगे वो वीडियो मेरे साथ देखें। मैं उनको 21 दिनों का प्लान दूंगा जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैलेंस करके ये चलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, अगर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं तो मुझे भी आपसे कुछ चाहिए, और वो चाहिए अगले 21 दिनों तक मुझसे आपसे सोशल मीडिया और सोशल लाइफ डिटॉक्स चाहिए। राइट, सोशल मीडिया और सोशल लाइफ डिटॉक्स चाहिए अगले 21 दिनों तक। यानी अगर मैं बात करूं, नो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, नो शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, मुंडन, ब्रेकअप, पैचअप, ये कोई भी पार्टी आपको अलाउ नहीं है। अगले 21 दिनों तक आप इसमें से किसी में भी हिस्सा नहीं लेंगे अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं। आप दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, आपको एक ही तरफ अपना फोकस करके रखना पड़ेगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट 10 से 12 घंटे। दूसरा, मुझे सोशल मीडिया और सोशल लाइफ डिटॉक्स चाहिए। कोई यार दोस्त, पार्टी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबको थोड़े समय के लिए विदा कर दो, कमरे को बंद करो और जो बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना शुरू कर दो। चलिए अब हम बात करते हैं 21 दिनों के प्लान के। एक एक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा, 21 दिनों के प्लान के बारे में बात करूंगा। अगर आप चाहे तो उसको लिख लें और चाहे तो अपनी जिंदगी में इसको उतार भी सकते हैं। तो बात शुरुआत करता हूं डे 1 से 3 तक, यानी पहला, दूसरा और तीसरा दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन 3 दिनों में आपको शुरुआत करनी है एनसीईआरटी बुक से। राइट, और एनसीईआरटी बुक्स यहां आपको पढ़नी नहीं है। अगर कोई लगेगा कि मैं पेज बाय पेज पढ़ूंगा, नहीं,
आपको पता होगा कि मैंने की पॉइंट्स LWMI और MITs आपको बताई थी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके टास्क होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, उसको निकालना। तो एनसीईआरटी बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक आसानी से किसी चीज में लिंक कर सकती है। एनसीईआरटी के जो सेगमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके की पॉइंट्स आपको निकालना। बीटीएल में अपनी कई वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, और एलडब्ल्यूएमआई नोट्स का जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसके माध्यम से आप एनसीईआरटी बुक से शुरुआत करेंगे। 6 से 12 की बुक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं 6 से 12 की बुक्स। और इसमें पढ़ना क्या होगा, 3 दिनों तक आपको लगभग 10 से 12 घंटे यानी 30 से 36 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर आना, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणा उसे कहते हैं जिसके आधार पर कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। मूलभूत अवधारणाओं पर ही आगे कहानी चलती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करूं भारत के लोकतंत्र को लेकर, आजकल बहुत चर्चा चल रही है। आपने देखा जर्मनी में भी बात चल रही है, हमारे एक नेता है विपक्षी पार्टी के, उनकी संसद की सदस्यता चली गई, और वहां पर आपने देखा कि जर्मनी से भी इनपुट आया, और हमारे यहां से लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं अरे आपने बहुत अच्छा किया भारत में इसके बारे में बोला। तो वहां जाकर वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। इससे पहले ऑक्सफोर्ड गए और वहां उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। तो सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, तो ये डिबेट है, आज की हमारी डिबेट है। यूपीएससी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि संसद सदस्यता या लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की परिपक्वता के बारे में। जर्मनी कह रहा है जिसने होलोकास्ट किया, जर्मनी कह रहा है जहां नाजी कैंप हुआ करते थे, जहां तानाशाही थी, जहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए जाते थे, यहूदियों को मार दिया गया था, वो हमें जो है लोकतंत्र के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है। तो सवाल है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो यूपीएससी कहता है क्या तुम लोकतंत्र की सही परिभाषा जानते हो, क्या लोकतंत्र को डिफाइन कर सकते हो, क्या भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र की सही परिभाषा पता है, यानी इन और आउट दोनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। लोकतंत्र क्या रिक्वायरमेंट करता है, लोकतंत्र अपने राष्ट्र को और लोगों को क्या दे सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, लोकतंत्र की विविधता के बारे में नहीं पता है, लोकतंत्र के डायमेंशन नहीं तुम्हें पता है, तो डेफिनेटली जो होगा वो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि आप, जैसे कई बार जल्दबाजी में लोग बोल देते हैं सर वो अब्राहम लिंकन ने कहा था फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यही तो बोलोगे। हम लोग जनरली क्लास में डिस्कस करते हैं फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी है। नहीं, ये डेमोक्रेसी अमेरिका की, अमेरिका जो है वो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जो पूंजीवादी है, प्योर कैपिटलिस्ट है, तो वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन भारत अपने समाजवाद के लक्ष्यों को लेकर चल रहा है, हमने डीपीएसपी में अपने समाजवाद के लक्ष्यों को लेकर कहा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लोकतंत्र के लिए काम नहीं करेगा। हम लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ जा रहे हैं, यानी हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा जो एम्बिशन है, हमारे संविधान में डीपीएसपी में हमें लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट्स की हमसे बात कही गई है। तो अगर आप फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल लिख के आओगे तो वो एग्जामिनर समझ भैया इनको खूब इन्हें रटे हैं। तो भारत का लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादी लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र जो है वो कल्याणकारी लोकतंत्र अपने आप को स्थापित करने का वो प्रतिबद्धता रखता है। कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन हम अपने आदर्शों में ये बात हम जरूर कहते हैं, हम अपने डीपीएसपी में कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके आधार पर सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी जब आप 9th क्लास 10th क्लास पढ़ोगे तो आपको लोकतंत्र के परिपक्वता के बारे में, लोकतंत्र कैसे विकसित हुआ और इसके बारे में आप बातचीत करोगे। इसके बाद होती है की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यानी जहां पर हमारे बड़े बड़े थॉट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े थॉट्स डेवलप होते हैं। की कॉन्सेप्ट जिसके आसपास की सारी चीजें, मान लो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लो, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पूरी घटनाएं हैं, कई पेजेस में उन घटनाओं का वर्णन है, कहां हुआ क्या हुआ, लेकिन एक्चुअली में वो वॉर का बेसिक फंडामेंटल क्या था? कोई ना कोई ऐसे कारण थे, 1 या 2 कारण मौजूद थे जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक फंडामेंटल डेवलप हुआ जिसकी वजह से ये वॉर जो है एक्सेजरेट हुई, जिसकी वजह से आगे गई और हजारों लाखों लोग मारे गए इसमें। तो इस तरह से ये की कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर आता है कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट वो होता है जो कई कॉन्सेप्ट को अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, वो कई कॉन्सेप्ट को अपने साथ जोड़ लेता है। तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर आपकी समझ डेवलप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्यों कहा गया इसको? तो ये हमारा क्या है? बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। रिनासा, तो रिनासा अगर कहा जाए कि रिनासा यानी पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण क्या हुआ? तो पुनर्जागरण किसे कहते हैं? व्हाई दिस इज नोन एज रिनासा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। तो हमें पहले से लेके तीसरे दिन क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट और तीसरा कोर कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे, मान लो फॉर एग्जांपल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था गिग अर्थव्यवस्था का, गिग इकोनॉमी का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो महिला सशक्तिकरण पेपर 1 का टॉपिक है। तो वुमेन इंपावरमेंट कहते किसको है? व्हाई इट इज नोन एज वुमेन इंपावरमेंट। आप मेरे क्वेश्चन को लिखते भी जाओ, जितने भी जागरूक है जो यहां बहुत सीरियसली पढ़ने आए वो इस क्वेश्चन को लिखे।
कि वुमेन इंपावरमेंट क्यों कहा जाता है, वुमेन पावरमेंट भी क्यों नहीं कहा जाता, इसको शक्तिकरण क्यों नहीं कहा जाता, सशक्तिकरण क्यों कहा जाता है, एम्पावरमेंट क्यों कहा जाता है, इसको पावरमेंट क्यों नहीं कहा जाता। जैसे कोई जो है वो कहते हैं कि भाई फलाना पार्टी पावर में आ गई, फलाना पार्टी पावर में आ गई, फलाना व्यक्ति दल जो है वो सत्ता में आ गया, पावर में आ गया, लेकिन वुमेन के केस में इसको एम्पावर क्यों कहते हैं। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी सोच के देखना, कभी तुमने सोचा इस बारे में कि वुमेन इंपावरमेंट क्यों कहते हैं, सशक्तिकरण क्यों कहते हैं, शक्तिकरण क्यों नहीं कहते। अब यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी किस तरह से बदलाव हो रही है, लोग जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया, डिलीवरी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। तो उसका अब ये देखिए, गिग इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 महिला सशक्तिकरण, इन दोनों को जोड़ने की पावर होनी चाहिए, यानी एक का दूसरे पर क्या प्रभाव हो रहा है, ये आपके कोर कॉन्सेप्ट में आ गया। क्लियर है, हाँ या ना, आगे बताता हूं। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन आपको क्या करना है, इन तीनों के ऊपर काम करना है। और जो नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें, आपकी एक ऐसी डायरी होनी चाहिए, एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए, जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो बेसिक कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट और कोर कॉन्सेप्ट, ये तीनों तैयार करने की आदत डालें। और मेरी एनसीईआरटी की बहुत सी इस वीडियो है, जिस अभी ये चैनल आप लाइक करेंगे और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी की ऐसी जबरदस्त वीडियो है जो आपको एनसीईआरटी से कोर कॉन्सेप्ट बीटीएल निकालना सिखा देंगे, बिटवीन द लाइन सिखा देंगी। तो आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी इस एग्जाम में हरा नहीं सकता, आप डेफिनेटली जीत कर ही बाहर निकलोगे। ठीक है, तो चलो 3 दिन हो गया, 36 घंटे हो गए हमें पढ़ते हुए। अब आ जाएं हम लोग दूसरे दिन, दूसरे हिस्से पे। अब हमें डे 4 और डे 6, 4, 5, 6, 3 दिन के लिए मैं बात करता हूं। तो डे 4, 5, 6 अब हमें बहुत ज्यादा और पढ़ाई करनी है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है, लेकिन एक साथ आपको नहीं तैयार करना है। मान लीजिए जून से शुरू करना है 6 महीने तक का, जो पीछे से साल का पिछला हिस्सा है, 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है, 6 मंथ का। या आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको आपको रिवाइज करना है। उसमें भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, आपको पता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन प्री में आता है। अगर आप कहेंगे तो दीपक सर से बोल के मैं प्रोग्राम एंड पॉलिसी की क्लास करा दूंगा, आपको यहां मुझे बताना होगा यस सर आप क्लास करा दीजिए। सभी लोग चैट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो प्रोग्राम एंड पॉलिसी की मैं उनसे क्लास करा दूंगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11 से 13 क्वेश्चन तक जो है वो प्रीलिम्स में अकेले आते हैं, और बहुत बड़ा दायरा होता है, तमाम हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है। तो जो अभी मैंने लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, उसकी जो उद्देश्य को पूरा करना है, जैसे गरीबी हटाना है, भुखमरी हटाना है, चाइल्ड लेबर हटाना है, बालिकाओं को शिक्षा देना, हाइजीन का ख्याल रखना है, स्वच्छता लेकर आनी, ओपेंडिफिकेशन रोकना है, ठीक है, जो हमारे लोगों को कुशल करना है। तो ये सब कैसे होता है, सरकार जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है उसको प्रोग्राम एंड पॉलिसी बोलती है। तो प्रोग्राम एंड पॉलिसी हो गई। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, जो भी नए नए इनिशिएटिव लिए गए, चाहे वो अर्थव्यवस्था में, चाहे वो राज्य व्यवस्था में, चाहे न्यायिक सुधार में, विदेश नीति में, जो भी नए इनिशिएटिव लिए गए जिसमें इंडिया और इंडिया के हित प्रभावित हैं, हो रहे हैं, चाहे हम नए इनिशिएटिव में G20 समिट की बात करें, एससीओ में जाने की बात करें, ठीक है, हम जो है वो क्वाड की बात करें, हम जो है वो प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक, इंडो जो है क्षेत्र में हम जो है नए इनिशिएटिव की बात करें, जहां भी भारत इस पूरे वर्ष में उसने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वो सारे के सारे आपकी नजर में होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जहां भी कुछ नई शुरुआत की है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कोई नई रेल परियोजना शुरू की, हमने कोई सड़क परियोजना शुरू की, जिससे हमारे देश में कोई बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, नॉर्थ ईस्ट के लिए परियोजना, अफ्रीका के लिए परियोजना, हम कहीं पर भी, हम कश्मीर को हम रेल लिंक से जोड़ रहे हैं, हम जो कोस्टल एरिया को डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। तो प्रोग्राम एंड पॉलिसी ये हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद एक जो बहुत सी चीजें चल रही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, हाई कोर्ट के जजमेंट पे आपको बड़ी बारीक नजर रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि इस समय बहुत ढेर सारी चीजें अप एंड डाउन हो रही हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, हाँ या ना, मुझे बताते जाओ। तो आपको 6 महीने का प्रोग्राम जो भी है करंट अफेयर्स, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। डन है, यस, आगे बढ़ूं। तो हमें ऐसा करते हुए 6 दिन हो गए अब, और अब तुम जो है वो क्या कर रहे हो, 72 घंटे के आसपास पढ़ाई कर चुके हो। अब थकान लग रही होगी तुम्हें, अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल इंफॉर्मेशन से भर चुका है। पहले तो स्टैटिक सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा, फिर डायनामिक सब्जेक्ट यानी करंट अफेयर्स पढ़ा, अब स्टैटो डायनामिक तुम्हारे दिमाग में लिंक करने लगा, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। अब क्या करेंगे, अब डे 7 to 10, 3 दिन, फिर 3 दिन। अब क्या करना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप 3-4 दिन पहले आपने क्लास ली होगी, तो मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। याद है आपको? और नहीं है तो आप जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी, कौन कौन सी किताबें और कैसे उसको पढ़ना है।
अब उन किताबों से आपने की पॉइंट निकाला होगा, आपको उनको पढ़ना है, जो भी स्टैंडर्ड, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, ठीक है, सुभाष कश्यप, रमेश सिंह, जो भी किताबें आपको मैंने बताई थी, दत्त सुंदरम, जितनी भी बुक्स हैं, उनके की पॉइंट्स आपने निकाले होंगे। वो की पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो एनसीईआरटी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा है, ये आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, यानी आपकी थिंकिंग को आगे बढ़ाने काम कर रहा है। तो ये जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर हॉराइजन देती हैं कि आप अपने क्षेत्र को काफी विस्तारित कर सकते हो और एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हो। जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन होते हैं वो यहां से तुम्हें देखने को मिलते हैं, जो हिडन क्वेश्चन होते हैं वो यहां से तुम्हें देखने को मिलते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, तो जब मॉडर्न इंडिया का पेपर दोगे तो मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करने वाली है। क्लियर हो गया? आ जाइए। तो 7 से 10वें दिन आपको अब स्टैंडर्ड बुक्स को तैयार करना है। अब आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो चुकी है, अब आप पढ़ते पढ़ते बोर होने लगे होगे, ठीक है, और आपको लग रहा होगा अब मैं क्या पढ़ूं, मुझे आता है कि नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, डे 11, 12, ठीक है, 11, 12, तो यहां पर जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां का एक बेस बनाया है। क्या होता है, जब आप लगातार पढ़ते रहते हो तो ऊब होने लगती है। एक प्रश्न आता है, मुझे बताना कितने लोग याद है, पता नहीं मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसा होता है, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में, कि कितने लोग ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं, मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहा हूं लेकिन पता नहीं उसका कोई फायदा निकलेगा कि नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में सबके कमेंट चाहिए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बहुत बैलेंस मेथड है, 21 दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले जाओगे। कहते हैं ना, अपने आप बदलाव करने के लिए आपको 21 दिन काफी होता है, बस आप इसको फॉलो कर जाओ। होता है। इसका तरीका क्या है कि आप पढ़ते चले जाते हो। अब यहां पर क्या करना है, 11वें और 12वें दिन आपको रुकना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं, मार्केट में भी मिल जाएगा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आप जाकर कर सकते हो, हमारी जो ऐप है, तो वहां जाकर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्यों, बोले सर ये तो आ चुके एग्जाम में, नहीं, आप जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ये सोचकर इसको कमतर मत समझना। एक्चुअली जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो पहला फायदा होता है जो तुमने पढ़ा है उसको तुम स्क्रीन कर पाओगे, यानी छान पाओगे। यानी मान लीजिए पढ़ते समय आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट गया था, तो जब कॉन्सेप्ट छूट गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा वो क्या होता है, यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो उसके कुछ डोमेन सेट हैं, जैसे हिस्ट्री का डोमेन सेट है, ज्योग्राफी का डोमेन सेट है, इन्वायरमेंट का, प्रोग्राम एंड पॉलिसी का। जैसे मैंने तुमसे कहा कि 11 से 13 क्वेश्चन आते हैं प्रोग्राम एंड पॉलिसी से, काफी बड़ा हिस्सा इसमें जो कवर होता है। तो वो क्यों कहा, क्योंकि उसका पैटर्न होता है एक, और वो पैटर्न वो जानना चाहते हैं। तो अगर आप देखो, जैसे मेडाइवल से कम क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसा कारण क्या होता है, आपको पैटर्न, ये पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो पहली बात जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसमें आपको एग्जाम पेपर का आइडिया लग जाएगा कि क्या भाषा प्रयोग करते हैं, किस तरह के ऑप्शंस रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है इनका पैटर्न क्या जा रहा है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तुम देखोगे हिस्ट्री भी, अगर मॉडर्न भी पढ़ रहे होगे, तुम देखोगे कुछ बहुत कोर एरिया है, जैसे संविधान का विकास उस समय कैसे हो रहा था, भारतीय नेता कैसे उसमें भागीदारी कर रहे थे, या प्रमुख नेताओं के आंदोलन, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जो है महात्मा गांधी हो, इनके जो आंदोलन इनिशिएटिव लिए जा रहे थे, इसके पैरेलल विदेशों में भी कुछ आंदोलन चले, चाहे गदर मूवमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये जो आंदोलन है तुम देखोगे इनमें जो है बारंबारता क्वेश्चन की पूछी जाती है। तो आपको क्या होगा, इससे बहुत अंदाजा लग जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा बनने वाला है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। तो 2 दिन आपको क्या करना है, खूब क्वेश्चन लगाने, 10-10 घंटे क्वेश्चन, अंदाजा लगाइए, आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद डे 13 to 16 आ जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 4 दिन। अब 4 दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैटर्न पता चल गया, तुमने अपनी पढ़ाई कर ली है, तुम्हें 4 दिन खूब जबरदस्त तरीके से एमसीक्यूज करने, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने, खूब प्रैक्टिस करनी है। पर डे कम से कम 400-500 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, और जो क्वेश्चन लगाने हैं वो कहां लेकर जाने हैं, अपनी डायरी में लेकर जाना, जो भी गलत हो रहा है उसको डायरी में लिखना है, और उसका आंसर वहीं पर पेस्ट कर लेना है। इंटरनेट पे गए, उस क्वेश्चन को डाला और वहां से उसका आंसर एक जगह पेस्ट कर लिया, मेरे ये सेगमेंट गलत हो रहे हैं। तुम्हें क्या पता चलेगा, यहां पर तुम्हें पता चलेगा तुम किसी खास एरिया में वीक हो, तो जो एरिया वीक हो तुम्हें पूरा करना है। जैसे आप ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे गए, तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की वेबसाइट पे आप जाएंगे जब, उसकी ऐप पे, तो वहां ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं,
तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू करो। तो आपको हजारों की संख्या में लगातार 4 दिनों तक क्वेश्चन पेपर करना ही करना है, जबरदस्त तरीके से करना है, राइट। अब क्या होगा, यहां पर आप जैसे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे भी जा सकते हैं, तो जबरदस्त एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी और एमसीक्यू पढ़ के आरएसएम स्टैब्लिश करना है, रिवर्स स्टडी मेथड। यानी आपको बैकवर्ड आना है और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाना है कि मैंने आज 1000 क्वेश्चन लगा लिए, ये टारगेट नहीं है। मैंने क्वेश्चन लगाए, मेरे इतने गलत हो रहे हैं, मैंने इतने कॉन्सेप्ट पूरे कर लिए। क्लियर है? तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ये सबसे कोर एरिया है। अगर आपने इसको मिस किया तो आपकी बहुत सी चीजें मिस हो जाएंगी। आइए हम बात करते हैं 17 टू 19 डेज। तो 17 टू 19 में अब आपके पास रिवीजन करने के लिए 3 हिस्से हो गए। एक एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, इसके साथ साथ जो आपने क्वेश्चन लगाए, मान लीजिए आपने 2000 क्वेश्चन लगाए, अब 2000 क्वेश्चन में 200 कॉन्सेप्ट ऐसे निकल कर आए जिसपे आपकी एक्सपर्टीज नहीं बन पाई, यानी आपका वो आपने उसके कंटेंट बना के रखे। अब जरूरी है कि हम जब इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो हम रिवीजन भी करें। तो जो 17 और 19 डेज होगा वो सारा थॉरली रिवीजन करना है। और रिवीजन करने की मैंने कई मेथड बताया है। एक मैंने आपको स्लीपिंग मेथड बताया था कि सोने से पहले आप किस तरह से दिमाग में व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां पर क्या होगा, आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करें और देखें कि मुझसे गलतियां क्या हो रही। अब आप देखेंगे कि पहले दिन से 19वें दिन में आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी गलतियां कम होती जा रही हैं, क्विकली आपका रिकॉल टाइम बढ़ता चला जा रहा है और अब आपके कॉम्बिनेशंस आंसर के बहुत बढ़िया सेट हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए अगला 19 दिन का जो है सेगमेंट हो गया। अब 20 और 21 डेज की बात करें 21 में, तो यहां पर क्या करना है, आपने इससे पहले करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ा, सेम चीजों को अगले 6 महीने के लिए पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज और जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या कोई ऐसी चीज हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 20 और 21वें दिन अगले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप कर सकते हैं, नोट्स बनाया है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं या उसको बार बार दोहराकर अपने किसी दोस्त को बुकलेट दे सकते हैं, यार मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लो। और आप देखिए कि वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और वो आप उसका जवाब दे रहे हैं, सो दैट्स बहुत ही आपके लिए बेहतर होगा। सो ये 21 दिनों का प्लान रहा, राइट। ये 21 दिनों का प्लान रहा जिसमें आपको एक बैलेंस मिल जाएगा और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें जो मार्क्स चाहिए उसमें आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रोग्राम जबरदस्त डिसिप्लिन मांगता है, ये प्रोग्राम बहुत डेडिकेशन मांगता है। 12-12 घंटे पढ़ने के बाद आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन पे आपको बादाम, अखरोट, ठीक है, ग्लूकोज का पानी, ये सब अपने साथ रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे जो आपकी बॉडी में मिनरल्स और वाटर सप्लाई, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये आपको लगातार खाते रहना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर कंटेंट बना रहे, क्योंकि मौसम भी गर्म हो रहा है और अब आपको ज्यादा देर तक पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको फाइबर फूड लेने की जरूरत, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा, फाइबर फूड लेने पड़ेंगे और खुद को रिचार्ज करना पड़ेगा। आपकी पीठ की हड्डी और पैर में, थाइज में बहुत ज्यादा पेन होगा क्योंकि लंबे समय तक पढ़ना है। तो आपको जो तमाम योगासन होते हैं, जैसे धनुरासन हो गया या जो हमारा कोबरा हो गया, भुजंगासन, ये सब प्रैक्टिस करके अपनी पीठ की हड्डी को लगातार लचीला बनाए रखना है। आगे की तरफ झुककर अगर किसी को पीठ की कोई दर्द नहीं है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ेगा लगातार। ताड़ासन कर सकते हैं, हाथ को ऊपर ले जाकर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। बार बार पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना या थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लंबे समय तक अपने आप को बहुत फ्रेश करना रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा और जो टारगेट्स मैंने बनाए उसको पाना पड़ेगा। अगर किसी कारण से आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो उन कारणों को भी आइडेंटिफाई करके अपने आप को पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। याद रहेगा, अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो ये मैंने आपको एक बहुत विस्तार के साथ एक टाइम टेबल दिया, 21 दिनों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो आपको अभी डर लग रहा है, जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस भी आपका जो है वो पूरा हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ही फिट और फाइन महसूस करोगे। और ये कॉन्फिडेंस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। आप जो लोग भी इसको फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 99 रुपए के बैच में भी जुड़ सकते हैं, जीएस प्रीलिम्स जिसको भी पूरा करना है अपना सीसैट के साथ।